ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने आपको न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब देखो, इसमें जो सबसे पहला चीज़ जो हम जा रहे हैं फोकस करने, वो आपका रहेगा ट्रांसक्विलाइज़र। ट्रांक्यूलाइज़र। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांक्यूलाइज़र पर, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि दे affect the message transfer mechanism. They affect the message transfer mechanism from nerve to receptor. From nerve to receptor. ओके, इनका यही काम है कि नर्व से रिसेप्टर तक का मैसेज को पहुंचाएं। ये कौन सा काम करता है? ट्रांसक्यूलाइज़र। अगला हम बात करें कि दे आर क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। They are class of chemical compound used for treatment of stress, mild or even severe mental disease. इसके लिए भी होते हैं यूज। नेक्स्ट, दे फॉर्म essential component of sleeping pills. They form essential components of sleeping pills. नेक्स्ट इसका क्या है कि दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। by including sense of well-being. इसके बाद भी जो आपके ट्रांसक्यूलाइज़र हैं वो बहुत तरह के होते हैं और इनका डिफरेंट मैकेनिज़म्स होता है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, जो आपके ट्रांसक्यूलाइज़र होते हैं ये अलग अलग बहुत तरह के होते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे पहला हम बात करते हैं नोरएड्रेनालिन। ये एक ट्रांसक्यूलाइज़र है। इसका क्या यूज़ है?
इसका काम क्या है कि इट प्लेस अ रोल इन मूड चेंज। इट प्लेस अ रोल इन मूड चेंज। नोराड्रेनालिन प्लेस अ रोल इन मूड चेंज। पहला ये है। नेक्स्ट क्या है, सपोज कोई पर्सन डिप्रेशन में है तो उस समय कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन suffers from depression, if a person suffers from depression तो उस समय कौन सा ड्रग्स लगता है, उस समय हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं। सब याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स इसके हैं जो आपको याद रखना है। जैसे एक होता है इप्रोनियाजिड एंड दूसरा होता है फिनिलजाइन। ये दो इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ ऑफ इप्रोनिजाइड, तो आपको ये समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। CH3 का होल 2, ये N हो जाएगा, और दूसरा हमारा ये है NH2। तो ये दो हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसक्यूलाइज़र जो आपके लिए याद करने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। विथ स्ट्रक्चर, हम बार बार बोल रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ आपको याद रखना है। अगला हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसक्यूलाइज़र। जैसे पहला हम बात कर रहे हैं क्लोरोडियाज़िपोक्साइड। एक ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा मेप्रोबैमेट। ये दो ट्रांसक्यूलाइज़र हैं जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर रिलीविंग टेंशन। दिस आई यूज़ फॉर रिलीविंग टेंशन। हम टेंशन को रिलीज़ करने के लिए या कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसका फिर से स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये होता है this is the structure of क्लोरोडियाज़िपोक्साइड। सेकंड मेप्रोबैमेट, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर,
दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिप्रोबैमेन। सब आपको याद होना चाहिए। अगला नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं ट्रांसक्यूलाइज़र का। तो एक होता है यूकैनिल। ये भी एग्जांपल, इसका क्या यूज़ है? इट इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन। यूकैनिल को हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग डिप्रेशन के लिए। डिप्रेशन कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड हाइपरटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? H2N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2C CH3O C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इक्विनोल। ये सब एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाते हैं। क्या आते हैं कि इनमें कितने कायरल सेंटर हैं, कितना इसका मॉलिक्यूलर मास है, ये कभी कभी एग्ज़ाम में आता है और लास्ट ईयर जेईई मेंस में आया हुआ भी है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो एक आपका होता है हाइप्नोटिक। ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसक्यूलाइज़र का। इसको हम कब यूज़ करते हैं? स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। दिस इज़ यूज्ड एज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। इसको हम स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैलियम एंड सेरोटोनिन। ये भी आपके दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसक्यूलाइज़र। फिर से इन सब का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो आएगा स्ट्रक्चर वैलियम का। वैलियम का क्या होता है स्ट्रक्चर? फिर से आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले आपको ये चैप्टर को देख कर जाना पड़ेगा, और नहीं तो, क्योंकि अगर याद रहा तो आंसर आ गया, नहीं याद रहा तो आंसर मुश्किल है। ये एग्ज़ाम्पल हो गया वैलियम का। ये वाला हो गया सीरोटिनिन, SEROTONIN। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ सीरोटोनिन। एक और आपका आता है वीरोनॉल। VERONAL। इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इस चैप्टर को जब हम पढ़ाई करेंगे तो आप मेरे वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको NCERT का भी बुक एक बार ज़रूर रीडिंग लगाना है, चाहे आप IIT के लिए पढ़ रहे हो या मेडिकल के लिए, फॉर बोथ। ये हो गया आपका वीरोनॉल। ओके, चलो।
नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो रहेगा एनाल्जेसिक्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाल्जेसिक। इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ क्या करते हैं? ये क्या करता है? दे reduce or abolish pain without causing impairment of consciousness, mental confusion। ये मेंटल है, नॉट मेटल, इट इज़ मेंटल, MENTAL, मेंटल कन्फ्यूज़न, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और some other disturbance of nervous system क्लियर? इनको हम क्लासिफाई भी करते हैं दो पार्ट में। एनाल्जेसिस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं नॉन नारकोटिक, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिस। सबसे पहले हम ये बोलते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिस। ये दो तरह के दे आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिस। ठीक है, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स विथ स्ट्रक्चर्स आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन नारकोटिक, दैट इज नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिस। पहला हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है, एक होता है आपका एस्पिरिन। पहला क्या होता है आपका? एस्पिरिन। और दूसरा आपका होता है पैरासीटामॉल। ठीक है। अब अगर इनकी हम बात करें कि एस्पिरिन का यूज़ क्या होता है, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? दिस विच स्टिमुलेट, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। विच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन in the tissue and cause pain।
which stimulate inflammation in the tissues and cause pain. पहला पॉइंट। सेकंड हम क्या बोलते हैं कि दे आर इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटन पेन। सेकंड क्या है इनका, रिलीविंग स्केलेटन पेन। ओके। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने नारकोटिक एनालिसिस। नारकोटिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसका जो एग्ज़ाम्पल है, एक तो आपको होता है मॉर्फाइन। पहला आपको होता है मॉर्फाइन, एक होता है आपका हेरोइन, फिर आपका होता है कोएडाइन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नारकोटिक एनालिसिस। अब इन सब का यूज़ क्या है। पहला काम कि ये आपको रिलीफ पेन करते हैं। क्या करते हैं, दे रिलीफ पेन। सेकंड क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस स्लीप। दे प्रोड्यूस स्लीप। तीसरा इनको कहाँ यूज़ करते हैं हम, कार्डियक पेन में। वी ऑल्सो यूज़ इन कार्डियक पेन। ये सब अब इनका भी स्ट्रक्चर आपको फिर से याद होना चाहिए, क्योंकि जेई मेंस या मेडिकल वाले क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। This is the structure of morphine. Next, what is the structure of heroin? ये किसका हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर हेरोइन का। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कोडीन, इसका क्या होता है। This is the structure of codeine.
ये 3 स्ट्रक्चर है जो बेटा जो आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं स्टार्ट करने, वो आपका है एंटी माइक्रोबियल। नेक्स्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ हमें इसमें जानना है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ लिखते हैं। ये क्या करते हैं? दे डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट, दे डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और inhibit the pathogenic action of microbes such as bacteria by antibacterial drug या बाय फंगाई, इसको हम क्या बोलते हैं? बाय एंटी फंगल एजेंट्स। नेक्स्ट इज वायरस, इसको हम बोलते हैं बाय एंटी वायरल एजेंट और अदर पैरासाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। ओके, अब ये लोग में क्या क्या होता है? दे इंक्लूड सबसे पहला इसमें होता है एंटीबायोटिक। द फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ होता है? एंटीबायोटिक का क्या होता है कि ये भी एक तरह का ड्रग्स है। दे आर द ड्रग्स used to cure infection. They are the drugs used to cure infection because of low toxicity. ओके, अगर हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक का डिफिनीशन क्या होता है, तो क्या आप लिखोगे कि दे आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड wholly or partly by chemical synthesis which in low concentration
which in low concentration inhibit the growth, which in low concentration inhibits the growth or destroys microorganism or destroys microorganism by intervening in their metabolic process. इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये आपका हो गया एंटीबायोटिक्स। आपको इसमें मैक्सिमम कुछ सारे एग्जांपल, सारे के फार्मूलास, ये सब आपको सब आना चाहिए। कुछ आपके एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के जो आपको आना चाहिए। जैसे पेनिसिलिन, जैसे क्या हो गया आपका, पेनिसिलिन हो गया। जैसे आपका हो गया एमिनो ग्लाइकोसाइड, यह आपका हो गया ओ फ्लॉक्सिन, या आपका हो गया एरिथ्राइमाइसिन। नेक्स्ट इट इज टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट इट इज क्लोराम्फेनिकॉल। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, एंटीबायोटिक्स के। किसके हो गए, एंटीबायोटिक्स के। अब हम बात करते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स के हम कुछ पार्ट्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट इज माय क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। द फर्स्ट वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सेकेंड वन इज योर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। Second one is your narrow spectrum antibiotic, and third one is your limited spectrum. Third one is your limited spectrum antibiotic। ठीक है, चलिए इन सब का पहले आप समझिए कि इनको हम यूज़ क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, हम ऐसे कैसे क्लासीफाई किया। देखिए, जो एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रेंज तक किल करता है उसे हम बोलते हैं ब्रॉड। और यही नैरो वाले क्या हो जाते हैं कि ये वाले इफ़ेक्टिवली फाइट करते हैं बैक्टीरिया से, और लिमिटेड वाले क्या होते हैं, सिंगल डिजीज़ से फाइट करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये क्या करता है, they kill or inhibit wide range. They kill or inhibit wide range of gram positive and gram नेगेटिव बैक्टीरिया। ये वाइड रेंज में किल करते हैं। अगर हम नैरो की बात करें
तो इनका कोई वाइड रेंज नहीं होता है। इनका काम क्या होता है कि दे आर इफेक्टिव mainly against gram positive और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनका वाइड रेंज नहीं होता है, जबकि ब्रॉड में क्या होता है, वाइड रेंज होता है। और अगर हम लिमिटेड की बात करें तो ये क्या करता है कि एक समय एक ही डिजीज़ या ऑर्गेनिज्म के साथ इफ़ेक्टिव होता है। तो ये क्या होते हैं कि दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल organism or disease। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है इनका एग्जाम्पल सब याद रखिएगा आप लोग। एम्पिसिलिन, दूसरा हो जाएगा एमॉक्सिलिन, तीसरा आपका हो जाएगा क्लोरैमफेनिकॉल, नेक्स्ट आपका हो जाएगा वैनकोमाइसिन, नेक्स्ट ओफ्लैक्सिन। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मैच द फॉलोइंग में ऑप्शंस में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, या लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अगर नैरो की हम बात करें तो इनका एग्जांपल हो जाता है पेनिसिलिन जी, इनका एग्जांपल हो जाता है पेनिसिलिन जी। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्या, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्या हम बोले, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अगला हम जो जा रहे हैं बात करने टॉपिक का, वो हमारा है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि दे आर केमिकल्स which either kill or prevent growth of microorganism, ठीक है। एंटीसेप्टिक applied to living tissue such as wound, cut, ulcer,
डिजीज्ड स्किन सरफेस। लेकिन एंटीसेप्टिक को हम कभी इसको इनटेक नहीं करते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ये भी आपके लिए जेई मेंस और मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। बोलेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये सबसे पहला क्या होता है? द फर्स्ट वन इज फुरासीन। सेकेंड एग्जाम्पल इज सॉफ्रामाइसिन। Second example is of soframycin. Next example Dettol, or Dettol is a mixture of chloroxylenol plus terpenol. Next it is methionol, which is added to soap to impart antiseptic properties. Next is iodine. Which is also a very powerful antiseptic, but इसमें एक पॉइंट है कि 2 to 3% solution of iodine plus alcohol water mixture। आयोडीन प्लस अल्कोहल वाटर मिक्सचर तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या बोलेंगे इसको हम? टिंक्चर, TINCTURE, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है आइडोफॉर्म। इसको हम यूज़ करते हैं वुंड्स पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बोरिक एसिड। इट इज़ ए वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। याद रखिएगा बोरिक एसिड क्या है? वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस। अब कुछ आपको एग्जांपल्स डायग्राम याद रखना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट इज़ अ डायग्राम ऑफ क्लोरोजाइनिल, टेरिपिनॉल, बिथिनॉल। ठीक है, देखिए तो हम कुछ आपको स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ज़रूर वीडियो को देखिए, इसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। OH, Cl, CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोजाइनिलॉल। नेक्स्ट CH3, CH3OH, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्पिनियोल। नेक्स्ट ये आपका हो गया बिथिनॉल। इसको हम बोलते हैं बिथियोनॉल। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए एंटीसेप्टिक का जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज़
disinfectant. Next we are going to focus on disinfectant. अब देखिए ये क्या होता है, ये कभी बॉडी पर नहीं लगता, इसको हम फ्लोर, इंस्ट्रूमेंट, ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं कि दे आर अप्लाइड टू inanimate object such as floor, instrument, drainage system, etc. हम इसको यही यूज़ करते हैं। अगर इसकी हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। अगर 0.2% आप सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल ले लिए तो इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इसको हम एंटीसेप्टिक जैसा यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू आर टेकिंग 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल तो इसको हम यूज़ करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। ओके, अगला एग्जांपल इसका, क्लोरीन in concentration of 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution. Okay, they are disinfectant. या SO2 in very low concentration. So these are the examples of disinfectant. लेकिन ऊपर का आपका यूज़ है कि फिनॉल का कितना परसेंटेज हम लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। इसमें क्या होता है कि they are used in direction of birth control. They are used in direction of birth control and in family planning. They are used in direction of birth control and in family planning. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला क्या हो जाता है, norethindrone. Second example is ethynylester.
एस्ट्राडायोल। ये दो एग्जाम्पल है किसका, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का। इन दोनों का स्ट्रक्चर फिर से बहुत इम्पोर्टेंट है। थिक लाइन मीन्स वेज, डॉटेड लाइन मीन्स डैश, so it is the example of norethindrone structure of, और ethinylestradiol structure is C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला आपका हो गया CH3, ये वाला आपका हो गया H। तो दो हो गया, एक हो गया नोरेथाइंड्रॉन और दूसरा हो गया इथाइनाइलटेस्ट्राडियोल। हेलो, हाँ आ रहे थोड़े। तो these are all about anti-fertility drugs. नेक्स्ट आफ्टर दिस अब हम बात करेंगे केमिकल इन फूड के बारे में। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड के बारे में हम जा रहे हैं बात करने। चलिए, chemicals are added to food. Chemicals are added to food for number one, preservation. Number one is preservation. Number two is enhancing. Number two is enhancing their appeal. Number three is adding nutritive value. Adding nutritive value. ये तीन प्रोसेस है जिसके लिए हम क्या करते हैं, खाने में केमिकल्स को मिलाते हैं। पहला क्या रहेगा, फॉर प्रिजर्वेशन, दूसरा एनहेंसिंग देयर अपील, तीसरा एडिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि द मेन कैटेगरीज of food additives are. The main category of food additive are. सबसे पहला क्या होता है, फूड कलर।
द फर्स्ट वन इज फूड कलर, COLOUR। ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम उसमें फ्लेवर भी ऐड कर, दूसरा हो जाता है आपका फ्लेवर। एंड हम उसमें स्वीटनेस भी ऐड करते हैं, हम इसमें स्वीटनर्स भी ऐड करते हैं। तीसरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फैट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। चौथा क्या होता है, फ्लोर इम्प्रूवर, जो आप आटे यूज़ करते हो, फ्लोर इम्प्रूवर। नेक्स्ट हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं एज प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो ये हमारा हो गया मेन कैटेगरीज ऑफ फूड एडिटिव, जो हम खाना में ऐड करते हैं और किस किस फंक्शन के लिए हम ऐड करते हैं। चलिए अगला हम जो जा रहे हैं बात करने, वो आपका रहेगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में हम जा रहे हैं बात करने। तो ये क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि दे आर स्वीट, दे आर स्वीट एज सुगर, they are sweet as sugar but have less or no calorie, but have less or no calorie। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। Whereas natural sweetener, एग्जाम्पल सुक्रोज, नेचुरल स्वीटनर का एग्जाम्पल सुक्रोज है। दे आर एडेड फॉर कैलोरी इनटेक, दे आर एडेड फॉर कैलोरी इनटेक। इसको हम कैलोरी इनटेक के लिए ऐड करते हैं। नेक्स्ट, it is used by a diabetic person, it is used by a diabetic person who want to control their intake of calorie, their intake of calorie। आप लोग नाम सुने होंगे शुगर फ्री। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि ऑर्थो सल्फो
बेंजीमाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचारीन, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचारीन, इज़ द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, is the first popular artificial sweetening agent, फर्स्ट आर्टिफिशियल था ये, which is 550 times sweet as cane sugar, as cane sugar, केन शुगर से ये 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है. इट इज़ हार्मफुल एंड दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस. अदर एग्जाम्पल्स, of artificial sweetener are the first one I am saying as aspartame. The first one is aspartame. It is 100 times as sweet as cane sugar. इसका स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है. HO सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH2 CH NH2C डबल बॉन्ड O NH CH CH2 C double bond O O CH3. This is aspartame, artificial sweetening agent, 100 times as sweet as sugar. Second one is your saccharin. Second one is your saccharin. ये क्या है? दिस इज़ 550 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर. इसका स्ट्रक्चर सैचारीन का स्ट्रक्चर ऑफ सैचारीन. थर्ड वन सुक्रोलोस. The third one is sucralose. It is 600 times as sweet as sugar. नंबर याद रखिएगा. ये हो जाएगा आपका CH2OH, ये आपका हो जाएगा H, ये आपका हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा आपका O, ये आपका हो जाएगा OH. दिस इज H, दिस इज अगेन योर OH, दिस इज O, this is Cl, ClH2C, this is OH, this is H, O, H, OH, H, CH2Cl. This is the structure of sucralose. और लास्ट में आपका आता है एलिटेम. एलिटेम जो है ये क्या है? दिस इज़ 2000 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर.
एस केन शुगर, इसका होता है स्ट्रक्चर HO COO CH2 CH NH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH C CH3 CH3 S C CH3 CH3। ये हो गया स्ट्रक्चरल ऑफ एलिटेम। इसमें बेटा एक याद रखना, ये कार्बन होगा, तो ये कार्बन का होता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन नेवर मेक्स 4 बॉन्ड। ये हो गया। नेक्स्ट एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फूड प्रिजर्वेटिव। दैट इज़ योर फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना को ख़राब होने से ये रोकता है। एग्ज़ाम्पल्स जो हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? सॉल्ट यूज़ करते हैं हम, इसके लिए शुगर ऑयल यूज़ करते हैं हम, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ करते हैं हम, सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं, C6H5COO सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं। फिर हम सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड भी यूज़ करते हैं। ये सब हमारे क्या हो गए? दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा रिगार्डिंग सोप। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सोप। पहला हम बात करते हैं नेक्स्ट बात होगा क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लीनिजाइजिंग एजेंट? क्या करता है ये? दे रिमूव, दे इम्प्रूव, cleansing properties. They improve cleansing properties of water and help in removal of fats which bind other materials to the fabric or skin। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ये क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? ये 2 तरह का चीज़ को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन आर सोप एंड सेकेंड वन इज़ डिटर्जेंट। तो क्लीनिंग एक्शन इंक्लूड करते हैं ऑफ 2 थिंग्स। वन इज़ योर सोप एंड सेकेंड वन इज़ योर डिटर्जेंट। एक सोप है और दूसरा क्या है? डिटर्जेंट। ठीक है,
सोप को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, डिटर्जेंट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सोप को हम क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट एज टॉयलेट सोप, सेकंड आई क्लासिफाई एज ट्रांसपेरेंट सोप, सेकंड आई क्लासिफाई एज ट्रांसपेरेंट सोप, थर्ड I classify as medicated soap, fourth I classify as shaving soap, fifth I classify as laundry soap. डिटर्जेंट की बात करें तो इसको हम सबसे पहला क्लासिफाई करते हैं अनायनिक। तो फर्स्ट आई क्लासिफाई एज अनायनिक डिटर्जेंट, द सेकेंड आई क्लासिफाई एज cationic detergent, and the third one I classify as non-ionic detergent. Non-ionic detergent ये आपको NCERT से ज़रूर एक बार आप रीडिंग लगाएं। ये सब हमारे क्या हो गए क्लासिफिकेशंस, किसके हो गए, सोप का एंड डिटर्जेंट को। अब देखिए, ये तो मैंने आपको सोप्स के बारे में हाइड्रोजन के एस ब्लॉक में पढ़ाया था वाटर में कि सोप डू नॉट फॉर्म या डू नॉट वर्क विथ हार्ड वाटर। वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम PPT। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सोप डज नॉट वर्क विथ वाटर, तो इसका रिएक्शन क्या होता है। देखिए, सोप का फार्मूला क्या होता है, C17H35 COO Na+। हमने 2 मोल ले लिया, ये हमारा सोप का फार्मूला है। अब हार्ड वाटर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये हार्ड वाटर हो गया। अगर उसमें प्रेजेंट है तो ये क्या बना देगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस ये बना देगा C17H35 COO का होल 2Ca। यही आपको बन जाएगा क्या, इनसॉल्युबल। ये बन जाएगा इनसॉल्युबल PPT, जिसके कारण हमारा सोप क्या है, इट इज़ नॉट यूजफुल टू वर्क विथ हार्ड वाटर। वाई? बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल स्कम। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ आपके लिमिटेशंस हैं फॉर यूजिंग डिटर्जेंट। देयर आर सम लिमिटेशंस विच आर यूज्ड, सम लिमिटेशंस ऑफ डिटर्जेंट। क्या क्या होता है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे लिमिटेशंस ऑफ डिटर्जेंट, लिमिटेशन ऑफ डिटर्जेंट। इसमें क्या होता है ज़रा समझिएगा। कि इफ हाइड्रोकार्बन चेन, if hydrocarbon chain is highly branched, अगर हाइड्रोकार्बन चेन हाईली ब्रांच्ड है तो क्या होगा, देन bacteria cannot degrade this easily। then bacteria cannot degrade मतलब इसको तोड़ नहीं सकता easily, and their
their slow degradation leads to their accumulation, leads to their accumulation. और यही रीज़न है कि हमारा जो नियर बाई रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, दे गेट पॉल्यूटेड, दे गेट पॉल्यूटेड. That is why nowadays we are using unbranched chain to prevent pollution in water.